हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करा रहे हैं यूथ की जो ये साइंस की बुक है, इसके प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने 11 सेट तक के करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो सभी की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और कितने क्वेश्चन आप 25 में से सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? ऑप्शन ए एफ बराबर एम सी स्क्वायर, ऑप्शन बी एफ बराबर एम ए, ऑप्शन सी एफ बराबर ए पी और ऑप्शन नंबर डी है एफ बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। दोस्तों, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण जो होता है वो होता है एफ बराबर एम ए के। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती है? दोस्तों, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी है 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। दोस्तों, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा जो होती है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी बेलनाकार दर्पण या ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। दोस्तों, सर्च लाइट का परावर्तक जो होता है ये अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस का, ऑप्शन बी बेलनाकार लेंस का, ऑप्शन सी उत्तल लेंस का या ऑप्शन नंबर डी समतलावतल। कौन सा? समतलावतल लेंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है? ऑप्शन ए 1 मिनट बाद, ऑप्शन बी 1 मिनट पहले, ऑप्शन सी 2 मिनट बाद या ऑप्शन नंबर डी 2 मिनट पहले। दोस्तों, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय जो है ये वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले होता है। कितने मिनट? 2 मिनट। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रभावित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? ऑप्शन ए कुंडली, ऑप्शन बी मृदुलोक, ऑप्शन सी विभक्त वलय या ऑप्शन नंबर डी ब्रश। दोस्तों, विद्युत मोटर का विभक्त वलय वाला भाग जो है ये उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को पलट देता है। तो विभक्त वलय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? ऑप्शन ए विलियम स्टर्जन, ऑप्शन बी हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, ऑप्शन सी थॉमस एल्वा एडिसन या ऑप्शन नंबर डी सी वी रमन। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड का। किसका ध्यान गया था? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण नियम का, ऑप्शन बी केपलर नियम का, ऑप्शन सी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान संरक्षक नियम का। दोस्तों, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, ये ऊर्जा संरक्षण नियम का उदाहरण है। किसका? ऊर्जा संरक्षण नियम का। तो ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। दोस्तों, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो यह है पेप्सिन एंजाइम को। किसको? पेप्सिन एंजाइम को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं? तो दोस्तों, बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ऑप्शन ए बिल्लियां, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी चमगादड़ या ऑप्शन नंबर डी चूहे। दोस्तों, कंगारू जो है ये बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी त्वचा और ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। छोटी आंत जो है ये उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता, ये हमारा पाचन पाचन की क्रिया में कार्य करती छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर डैश बनाते हैं। तो दोस्तों प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए गर्भ, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी डिंब या ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। युग्मनज बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइबोफ्लेविन क्या है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी रंजक पदार्थ, ऑप्शन सी विटामिन या ऑप्शन नंबर डी पौधा। दोस्तों राइबोफ्लेविन जो है ये एक विटामिन है। क्या है? विटामिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से डैश होता है। दोस्तों पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से क्या होता है? ऑप्शन ए गन्ने में लाल सड़न, ऑप्शन बी मनुष्यों में दांत, ऑप्शन सी आलू में लेट ब्लाइट या ऑप्शन नंबर डी गेहूं में ब्लैक रस्ट। दोस्तों पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से जो है गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। क्या होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? ऑप्शन ए परागकोश, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी तंतु या ऑप्शन नंबर डी पराग। तो दोस्तों वर्तिका जो है ये पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन या ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। तो दोस्तों फलों में मुख्यतः साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर मेंडल ने। दोस्तों पेनिसिलिन की खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन नंबर डी लेड। तो दोस्तों लेड जो है ये मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? ऑप्शन ए कार्बन के 1022 परमाणु का, ऑप्शन बी CO2 के 1022 अणु का, ऑप्शन सी 1 ग्राम लोहा या ऑप्शन नंबर डी NH3 के 0.1 मोल का। तो दोस्तों सबसे अधिक द्रव्यमान जो होगा ये होगा NH3 के 0.1 मोल का। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण या ऑप्शन नंबर डी संघनन। दोस्तों तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को जो है वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी क्लोरीन या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। दोस्तों 15 जो होता है ये किसका होता है? तो फास्फोरस का होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम या ऑप्शन नंबर डी प्लूटोनियम। दोस्तों पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम से संबंधित है। किससे? यूरेनियम से। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन नंबर डी मरकरी। तो दोस्तों चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील जो है वो है हमारी गोल्ड। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हेलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी डैश के रूप में मौजूद होता है। ऑप्शन ए त्रिपरमाणुक अणु के रूप में, ऑप्शन बी एक परमाणुक अणु के रूप में, ऑप्शन सी चतुपरमाणु अणु के रूप में या ऑप्शन नंबर डी द्विपरमाणुक अणु के रूप में। दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी जो है ये द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद होता है। किसके रूप में? द्विपरमाणुक अणु के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जिलेटिन, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी दूध या ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉबेरी। दोस्तों आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? जिलेटिन का। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन।
इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।